नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कोशिका के इस दूसरे वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले ली थी और हम लोगों ने जाना था कि चाहे वो पादप हो या जंतु हो, वो सब एक मूलभूत इकाई कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। जिस प्रकार से एक पूरा मकान ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था हुक, हॉक, स्वान, यानी सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन ये एक मृत कोशिका थी। हॉक का मतलब है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसका मतलब ये है कि जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और तीसरा हुक, हॉक, स्वान। स्वान का मतलब है स्लाइडर एवं स्वान ने खोज की थी कोशिका सिद्धांत की। और जो हमने बात इससे पहले रिपीट की थी, कौन सी वाली, कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जंतु कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। कोशिका क्या है? एक ऐसी इकाई है जिसमें उस व्यक्ति या जीव के लिए मूलभूत सभी कार्य हो सकते हैं। उसे हम लोगों ने एक इकाई के रूप में समझा था। एक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? वो स्वान महोदय ने दिया था अपने मित्र के साथ में। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका की संख्या के आधार पर हम लोग पूरे प्राणियों को दो टाइप में विभाजित कर सकते हैं। एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसके अंदर एक कोशिका होती है, एक से अधिक कोशिका जिसके अंदर होगी उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। अमीबा, पैरामीशियम वगैरह एक कोशिकीय जीव हैं, और हम लोग जीव जंतु, जानवर, मानव, गाय, भैंस, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जंतु हैं। हम लोग क्या है? हम लोग के अंदर 5 अरब से अधिक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद में हम लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में भी जाना था। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है जिसके अंदर केंद्रक जो है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता है या केंद्रक होता ही नहीं है। यूकैरियोटिक मतलब होता है जिसके अंदर जो है केंद्रक वो विकसित रूप में होता है। इस पूरे वीडियो की चर्चा हम लोगों ने संक्षिप्त इसमें कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कोशिका किस तरीके से एक इकाई के रूप में कार्य करती है। हमने आपको बताया था कि कोशिका जो है उसके अंदर जीवित रहने के लिए मूलभूत सारे काम हो जाते हैं, उसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोशिका के अंदर कैसे मूलभूत सारे के सारे काम एक जगह पर हो जाते हैं, और वही इसलिए उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार की इकाई कहलाती है। यानी निर्माण भी इसके लिए, निर्माण के लिए भी कोशिका जिम्मेदार है और क्रिया करने के लिए भी कोशिका जिम्मेदार है। हमारे लगभग सारे के सारे काम कोशिका कर लेती है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था पिछले वीडियो में, हमने आपको बताया था कि पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका होती है। जंतु का मतलब मानव, जीव जंतु उनके अंदर, और पादप कोशिका, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए पादप भी सजीव है और जंतु भी सजीव है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। थोड़े से अंतर के साथ में हम लोग उसके अंदर की संरचना, अंदर कैसे कार्य होता है, उसको भी हम लोग आज इस वीडियो में अच्छे से अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आएगा, और इसमें जो जानकारी सरल तरीके से हमने प्रयास किया है बताने का, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। ये हमारा वादा है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और बेहद ही सरल भाषा में सीखने को मिलेगा। जैसा कि हमारा YouTube चैनल वादा करता है आपसे कि हम बहुत ज़्यादा विषय को कठिन नहीं बनाते हैं, हम विषय को बहुत ही रोचक और सरल ढंग से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक पादप कोशिका की संरचना है और ये एक जंतु कोशिका की संरचना है। इसके जो मुख्य मुख्य पार्ट है, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, इस पर पहले हमने लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है। आप लोगों ने खूब इसका नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये संरचना जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका परिचय किसने कराया, किसने खोज की। तो इसमें मुख्यतः 3 लोगों का नाम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो कोलिकर महोदय ने की थी। छोटे छोटे कीट के अंदर इन्हें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनके अंदर इसकी चीज का पता लगाया था। तो कोलिकर महोदय ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। उसके बाद में अल्टमैन महोदय ने इसी संरचना को बायोब्लास्ट नाम दिया था।
अल्टमैन महोदय इसकी खोज नहीं की थी, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था, इसी संरचना को। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो वर्तमान नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम देने का श्रेय सी बेंडा महोदय को जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, एक कोलिकर महोदय, दूसरा हमारे अल्टमैन महोदय और तीसरा हमारे सी बेंडा। कोलिकर महोदय ने क्या की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, सर्वप्रथम कीटों में इसका पता लगाया था, जो कीट होते हैं उनके अंदर इसकी उपस्थिति का पता लगाया था। अभी उसका कार्य क्या है हम जानेंगे। उसके बाद में अल्टमैन महोदय ने इसको बायोब्लास्ट के नाम से दुनिया को परिचित कराया था। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्तमान नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किसने दिया था बच्चों, ये सी बेंडा महोदय ने दिया था। अब इसका नामकरण खोज हम लोग समझ चुके हैं, अब समझते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक मजाक की भाषा में कह सकते हैं माई। माई का मतलब होता है माँ, माई अपनी गांव की भाषा में बोलते हैं माँ, माँ अम्मा। माँ क्या करती हैं, माँ हमारे लिए खाना तैयार करती हैं हमारे घर के अंदर। तो कोशिका के अंदर खाना बनाने का जो काम है, जो ऊर्जा बनाने का काम है बच्चों, वो कौन करता है, माई करती है। माई मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आई है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माई, माई मतलब माँ, अम्मा, अम्मा क्या करती हैं, वो हमारे घरों में खाना बनाती हैं। खाना क्या देता है, हमको ऊर्जा देता है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका की माई कौन है, कोशिका के अंदर अम्मा कौन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या करती हैं, ये ऊर्जा बनाती है। क्या बनाती हैं, ऊर्जा बनाती है। ऊर्जा बनाने की वजह से इसको ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह, या इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। अब ऊर्जा कैसे बनती है ये आप लोग जानते होंगे, नहीं तो संक्षिप्त बता दे रहे हैं आपको। जब हम लोग कोई खाना खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में अंदर जाता है, और ये सब किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज बदलने के बाद में ये रक्त के द्वारा, खून के द्वारा शरीर के सब अंगों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद में उसी रक्त के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा दिया जाता है। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला करके ये जो माँ है, माँ मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ग्लूकोज आया है और साथ में जो ऑक्सीजन आई है, इसको मिला करके क्या बना देते हैं, खाना बना देते हैं, वो हमारा ऊर्जा हो जाता है। जिस प्रकार से हम सब्जी रोटी ला करके दे देते हैं और गैस भरा के दे देते हैं, तो सब्जी रोटी क्या हो गई, ग्लूकोज हो गई, गैस क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और हमारे घर में जो हमारी माँ है वो खाना पका करके हमको दे देती हैं और हमको ऊर्जा, ताकत मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो ग्लूकोज उसको मिला हुआ है वो साथ में उसको जो ऑक्सीजन मिली है वो इसको मिला करके दोनों को वो ऊर्जा बना देती है। ठीक बात है। हमको ऊर्जा किसमें मिलती है, अपने घरों में रोटी, दाल, चावल अम्मा हमको बस के देती हैं। ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में बनाता है बच्चों, तो ये एटीपी की फॉर्म में। ठीक है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बना करके दे देता है। मान लीजिए हमारे इस हाथ में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, भाई कोशिका तो हर जगह है, हर जगह कोशिका तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। ठीक, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उन्होंने क्या किया है, जो हमारे पास में हमने खाना खाया था अभी, वो ग्लूकोज के रूप में यहाँ तक पहुँच गया। अब जो सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पे पहुंच गया। दोनों मिलकर के इसने यहाँ पे क्या बना दिया, ऊर्जा बना दिया। ऊर्जा मतलब एटीपी, एटीपी के रूप में यहाँ पर ये ऊर्जा स्टोर हो गई। अब जब हम ऐसे ऐसे हाथ चलाएंगे तो जो ऊर्जा खर्च होगी, या उंगलियां चलाएंगे जो ऊर्जा खर्च होगी, वो एटीपी से ऊर्जा उसको मिलती रहेगी। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला करके ऊर्जा बना देता है। इसलिए ये कोशिका की क्या माँ कह सकते हैं अपने समझने के लिए, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये क्या है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो कि स्टोर हो जाते हैं, जरूरत जब आपको पड़ेगी तब शरीर इसका यूज कर लेता है। ठीक, चलिए अगला पार्ट हमारा है गाल्जी का। गाल्जी का देखने में ये संरचना जो बनी हुई है, ये गाल्जी का की संरचना बनी हुई है। ये बहुत ही आसान है इसके खोजकर्ता का याद करना। कैमिलो गाल्जी महोदय इसकी खोज की थी।
और उसी के नाम पे इनका नाम पड़ गया है गालजी काय। इसका मुख्य कार्य क्या है? परिवहन, यानी ले आना और ले जाना, ले आना और ले जाना। अब कोशिका की ये कौन है? माँ है। ये ऊर्जा की व्यवस्था करती हैं। इनके भाई साहब गालजी काय के पास में क्या काम है? भाई साहब के पास में व्यवस्था करना, सब वसा प्रोटीन विटामिन सबका क्या करना? परिवहन करना, ले आना ले जाना, बाजार हाट करना। ये किसका काम है? गालजी काय का काम है। खोज किसने की थी? कैमिलो गालजी ने की थी। तो इनकी खोजकर्ता भी नाम याद करना बिल्कुल कठिन नहीं है। और ये क्या है? ये है माँ। तो ये क्या है? इनका काम है बाजार हाट करना, सब व्यवस्थाएं करना, ले आना ले जाना। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रसधानी या इसको हम लोग रिक्तिका भी बोलते हैं। इसकी अच्छा पहले इसका जानते हैं काम क्या है। रसधानी का अगर आप पोस्टमार्टम करें तो रस और धानी यानी ऐसी जगह जहां पर रस भरा हो। अब रस क्या? शरीर में हमारे गन्ने का रस तो भरा नहीं होगा। हमारे शरीर में कौन सा रस होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो रस भरा होता है वो पानी भरा होता है। इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल ही जीवन है। कि हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो पानी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो रसधानी कौन सा रस भरा होगा? गन्ने का रस तो भरा नहीं होगा, उसके अंदर भरा होगा पानी। ठीक है, तो जहां पर पानी भरा होता है उस जगह को हम बोलते हैं रसधानी। देखिए पादप कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि पौधों को पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसके अंदर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर ये बहुत बड़ी जगह है, रसधानी बहुत बड़ी है। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में रसधानी या तो बहुत छोटी छोटी होंगी या तो होंगी ही नहीं, या तो बहुत छोटी छोटी होंगी या तो होंगी ही नहीं। फिर पानी का स्तर होता है। पानी जो है वो इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका जैसे ये जितने भी इसमें पार्ट सब लिखे हुए हैं वो सब इसके अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है जिससे ये सब आपस में मिल न जाए। आप सोच के देखिए अगर इसमें सारे ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, ये केंद्रक है, गाल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इसके अंदर कोशिका के अंदर कुछ भरा ना हो, गाढ़ा पदार्थ भरा ना हो तो सब आपस में चिपक नहीं जाएंगे। तो कोशिका द्रव्य जो है वो वही काम करता है जो आपस में इनको मिलने नहीं देता है। तो जंतु कोशिका के अंदर इसकी रसधानी जिसको इंग्लिश में वैक्यूल्स बोलते हैं उसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि कोशिका द्रव्य में ही हमारा पूरा रस पानी भरा होता है। ठीक है, पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है क्योंकि पौधों को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर जल भरा होता है। देखो जल से ही इनके खोजकर्ता का भी नाम याद रख सकते हैं। क्या? स्पंजानी। स्पंजानी, जा शब्द निकल रहा है तो जा से याद रख सकते हैं कि जल, रसधानी के अंदर जल भरा होता है। तो स्पंजानी क्या है? इनके खोजकर्ता थे। रसधानी का मुख्य कार्य हो गया। ये भाई ये क्या है? ये माई है। ये क्या है? ये बाजार हाट करने के काम आते हैं। इन्होंने पानी भर के रखा हुआ है। इन्होंने क्या करके रखा हुआ है कोशिका के अंदर? पानी भर के रखा हुआ। पूरी रसोई तैयार हो जाएगी कोशिका के अंदर। भाई आप देखिएगा रसोई आपको की पूरी पूरी रेडी हो जाएगी। आगे देखिए केंद्रक न्यूक्लियस, ये पार्ट दिखाई पड़ रहा होगा आपको हल्का, ये काले काले रंग का। ठीक, काला रंग कहें, अगर इसको हम भूरा रंग कहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काले रंग से मिलता जुलता कौन सा रंग है? ब्राउन, भूरा है। तो इसे खोजकर्ता कौन से हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, केंद्र के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। कैसे याद रखा? केंद्र कैसा होता है? केंद्र का रंग देखिए आप, काला है, काला है या भूरा है। ठीक, तो भूरे रंग से हम क्या रखेंगे? ब्राउन। किसने खोज की? रॉबर्ट ब्राउन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, केंद्र जैसा कि नाम बता रहा है, केंद्र कहीं पर भी केंद्र का नाम आता है इसका मतलब वो मुख्य भूमिका में होता है। ठीक, जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का मतलब है कि हमारे पूरे देश में केंद्र सरकार मुख्य भूमिका निभाएगी। चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो राज्य सरकारें हो, इन सब के अलावा जो केंद्र सरकार है वो मुख्य भूमिका निभाएगी। तो एकदम नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि केंद्रक है मतलब कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो मुख्य भूमिका निभाएगा। अब इसका मुख्य काम क्या होता है? नियंत्रण करना होता है। जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका नियंत्रण करेगा। यानी अपने घरों में अगर हम चर्चा करें तो पिताजी या बाबा जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वही पूरे परिवार का नियंत्रण करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कौन पढ़ने जाएगा, कौन सा कोर्स करेगा, किसी को कोचिंग करानी है, सारे निर्णय, शादी कहाँ होनी है, किसकी शादी नहीं होनी, सब निर्णय कौन लेते हैं? हमारे घर में पिताजी लेते हैं या बाबा लेते हैं। ठीक, तो
तो ठीक उसी तरीके से केंद्रक शायद निर्णय लेगा, इनको नियंत्रण करने का पूरा काम कौन करेगा? केंद्रक करेगा। ठीक है, केंद्रक काले रंग का हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर भूरा आप समझ सकते हैं, भूरा का मतलब ब्राउन, अर्थात खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रेडी कराते चल रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, ये छोटी छोटी संरचना दिखाई पड़ रही है, इनको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको हम क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर महोदय ने की थी। ठीक, किससे खोज की थी? पोर्टर महोदय ने की थी। अगर आप इस संरचना को देख रहे हो तो ये संरचना जिसके ये बिल्कुल चिकनी चिकनी दिखाई पड़ रही होगी, अपेक्षाकृत ये जो है इसके ऊपर हल्के हल्के खुरदुरे टाइप का दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो दो प्रकार की हो जाएंगी, एक चिकनी और दूसरी खुरदुरी। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, जो अंतःप्रद्रवी जालिका का जो चिकना भाग होता है यह वसा के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। वसा मतलब फैट। ठीक है, अंतःप्रद्रवी की जालिका का जो चिकना भाग होता है ये वसा के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं पर जो खुरदुरा पार्ट इसका होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। याद कैसे रखोगे? वसा का मतलब होता है चिकनाई। वसा मतलब क्या होता है? चिकनाई। ठीक है, तो जब चिकना जो पार्ट है वो निर्माण क्या करेगा? वसा का, और खुरदुरा क्या करेगा? प्रोटीन का। अब ये जानते हैं कि खुरदुरा होता क्यों है बच्चों? जो खुरदुरापन इसके ऊपर है ये होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इसके ऊपर होते हैं, यही इसको खुरदुरा बनाते हैं। ठीक, अब खुरदुरा बनाए हैं इसका इनका मतलब कोई विशेष कार्य भी होगा। जी बिल्कुल सही, राइबोसोम जो है वो खुरदुरे पदार्थ के ऊपर इसलिए उपस्थित होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। अब दो ऐसे पार्ट जो है जो कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं किंतु पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। पहला सेंट्रोसोम या तारक का है। देखो सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक कोशिका है तो वो अपने आप की वृद्धि करती है, 1 से 2 कर लेती है, 2 से 4 कर लेती है। इसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन, यानी कोशिका का टूट करके 1 से अधिक पार्ट में बन जाना और नई कोशिका का निर्माण करना। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? ये सेंट्रोसोम की वजह से होता है। आप लोगों को पहले से जानकारी है कि हमारे शरीर के अंदर लीवर में सेंट्रोसोम बहुत पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसके अंदर कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है। इसलिए आपको पता होगा अमिताभ बच्चन महोदय का 75% लीवर जो है वो डैमेज है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोरोना को भी हराया है और अभी भी लगातार इतनी उम्र में भी लगभग 80 वर्ष के आसपास इनकी उम्र हो गई है, उसके बावजूद भी वो अभी तक बढ़िया फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और कठिन जगहों पे जाते हैं। हमने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें लेह लद्दाख में लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड में वो शूटिंग कर रहे थे। ठीक है, उनका लीवर तभी फंक्शनिंग है, क्यों? क्योंकि लीवर अपने आप कोशिका विभाजन करके अपने आप को मजबूत कर लेता है। ठीक, वहीं पर जो हमारे पास दिमाग में जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसलिए जो दिमाग पर जब चोट कभी लगती है तो वो कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है वहां पर, और वो चोट जो है वो हमारे लिए जानलेवा हो जाती है। इसलिए लीवर का जो डैमेज होना है वो बहुत जल्दी से सही हो जाता है, अपने आप वो ठीक कर लेता है, लेकिन जो हमारे दिमाग की नसें, दिमाग की जो न्यूरॉन्स हैं वो ठीक नहीं होती क्योंकि वहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम किसके लिए जिम्मेदार है? वो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। विभाजन का मतलब क्या हो गया? कोशिका 1 से अधिक पार्ट में टूट जाती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। टूटना उचित शब्द नहीं है, जैसे टूटने का मतलब हुआ कि टूट करके कुछ चीज खराब हो जाना, लेकिन वो खराब नहीं होती है, वो कोशिका अलग होकर के 1 से अधिक नवीन कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। जिसका जो कौन करता है? वो सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसके खोजकर्ता जो थे वो बोबेरी थे।
कौन थे? बोबेरी थे। याद करने का तरीका देखिए, सेंट्रोसोम जो है किसके लिए जिम्मेदार है? नई कोशिका को बनाने के लिए। ठीक, नई कोशिका को बनाने को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बो देना, मतलब बीज को बो देना, नए पौधे तैयार हो जाना। तो हमने सेंट्रोसोम नई कोशिका का निर्माण करते हैं, कैसे? बो करके तैयार करते हैं। इसलिए इसके खोजकर्ता कैसे याद रखेंगे? बोबरी याद रखेंगे। कोशिका विभाजन कैसे होता है? नई कोशिका बन जाती है। नई कोशिका बनने का मतलब नए पौधे, याद रखने के लिए ट्रिक है। ठीक है, नए पौधे तैयार करने के लिए। तो नए पौधे तैयार करने का मतलब हुआ नए बीज बोना, और बो का मतलब बोबरी। ठीक है, तो सेंट्रोसोम की खोजकर्ता कौन है? बोबरी महोदय। ठीक, इतनी बात समझ में सबको आ गई है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? ध्यान से सुनिए, इसको हम कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कह सकते हैं। ये क्या करता है? ये अंदर में अगर बाहर कोई आघात लगता है, कोई चोट लगती है और हमारी कोशिका में कुछ नुकसान हो जाता है, तो ये लाइसोसोम एक प्रकार का हाइड्रोलिटिक लिक्विड छोड़ करके और उस जो खराब पदार्थ है उसको वहीं पर सड़ा गला के खत्म कर देता है। अगर लाइसोसोम ना हो और कहीं पे चोट लग जाए तो वो कोशिका का जो पार्ट है वो सड़ेगा, और वो सड़ करके दूसरी कोशिकाओं को भी आसपास नुकसान पहुंचाएगा और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन लाइसोसोम क्या करता है? अगर कहीं पर हल्की सी चोट लगी, मान लीजिए इसको यहाँ पर चोट लगी हल्की सी, ठीक है, तो लाइसोसोम जो है वो यहाँ पर आकर के अपना जो क्या है लिक्विड को छोड़ेगा और उस गंदगी को यहीं पर ही समाप्त कर देगा। ठीक वैसे जैसे कोई गंदगी होती है, हम लोग वहाँ पर तेजाब डाल देते हैं तो गंदगी वहीं पर ही जल भुन के खत्म हो जाती है, ना उसको उठाने की जरूरत है ना फेंकने की जरूरत है। अगर तेजाब हम न डालें तो गंदगी वहाँ पे पड़ी रहेगी, सड़ेगी और नुकसान पहुँचाएगी हम लोग को। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइसोसोम भी जो है वो लिक्विड छोड़ करके और उसको पूर्णतः वहीं पर समाप्त कर देता है। ठीक, तो लाइसोसोम को क्या सफाई कर्मचारी कहा जाता है? इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जब कभी कोशिका पर कोई आघात लगता है तो लाइसोसोम अपने आप को ही स्वयं समाप्त कर देता है, अपने आप को ही पूरा, जैसे नहीं क्या बोलते हैं उनको, आत्मघाती जो बम ब्लास्टर होते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं और आसपास लोगों को मार देते हैं। ये क्या करता है? अपने आप को ही समाप्त कर देता है और समाप्त करने के बाद में पूरी कोशिका को ही वहीं पर समाप्त कर देता है, जिससे गंदगी पूरे शरीर में ना फैल पाए। अगर पूरी कोशिका को आघात लगता है तो जहां तक हो सकता है वहां तक ये सफाई करता है। जब ऐसा लगता है सफाई नहीं हो पाएगी, ज्यादा काम हो गया, तो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और पूरी कोशिका को ही वहीं पर नष्ट कर देता है और आगे जो है कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंच देता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक, अब इसमें देखो इसमें आत्महत्या की थैली है, इसमें क्या अपने आप को ये डुबा देता है, मान के चलिए, है ना, ब्लास्ट करता है, अपने आप को डुबा देता है। तो इस तरीके से हम लोग इसके खोजकर्ता का भी नाम याद रख सकते हैं, क्या? डी डुबे। इसके खोजकर्ता कौन थे? डी डुबे थे। तो लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन थे? डी डुबे। कैसे हमने याद रखा? क्योंकि वो जो है क्या करता है, वो अपने आप को ब्लास्ट करके और डुबा देता है पूरी कोशिका को, कहानी खत्म कर देता है। तो इसके खोजकर्ता क्या हो जाएंगे? हमारे डी डुबे हो जाएंगे। इसे सफाई कर्मचारी भी कह सकते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये कि सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में जो गंदगी होती है वो एज इट इज वैसे ही पड़ी रहती है, वहां पर सफाई करने की कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है। ठीक, तो जो मेन फंक्शनिंग थी कोशिका की वो हम लोगों ने पढ़ ली है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माँ, ये क्या करेंगी? ऊर्जा की व्यवस्था करेंगी। गाल्जी का है परिवहन, आने जाने की व्यवस्था करेंगे भाई साहब। इसमें पानी भरा रहेगा। ये केंद्र क्या है? ये परिवार के मुखिया है, ये नियंत्रण करेंगे। ये क्या करेंगे? ये दो पार्ट काम करेगा, एक वसा का निर्माण करेगा, चिकनाई, दूसरा प्रोटीन का निर्माण करेगा। कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, सेंट्रोसोम क्या करते हैं? कोशिका विभाजन बढ़ाना। ठीक है, लीवर में सबसे ज्यादा पाया, लीवर में सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, अब कोशिका विभाजन का मतलब है बोना, नई कोशिकाओं को पैदा करना। तो खोज किसने की थी? बोबरी महोदय ने की थी। लाइसोसोम क्या है? सफाई कर्मचारी है, ये सफाई करता है। ठीक है, और आत्महत्या की थैली है, स्वयं को डुबा करके क्या करता है? वो कोशिका को समाप्त कर देता है। खोजकर्ता कौन इसके हो गए? डी डुबे हो गए। ठीक है, तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो खोज करता है, उनकी फंक्शनिंग है, वो हमने आपको समझा दी है।
उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शब्द जो है ये वाक्य पूरा समझ में आया होगा कि हमने कहा था कि कोशिका के अंदर सभी के सभी मुख्य कार्य हो सकते हैं। आप ध्यान से अगर इसको वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे तो आप देख रहे होंगे कि सारा का सारा काम हो जा रहा है, खाना भी बन रहा है, ऊर्जा भी मिल रही है, आने जाने की व्यवस्था भी उसके अंदर है, सफाई की भी व्यवस्था है, वंश वृद्धि की व्यवस्था है, कोशिका भी बढ़ रही। तो जितने मूलभूत कार्य हैं वो सभी कोशिका के अंदर हो जाते हैं। इसलिए कोशिका को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। एक कोशिका काफी है पूरे शरीर के मेन काम को करने के लिए। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसमें जो हमने बातें बोली हैं पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं और इस पूरे वीडियो से 1 या 2 नंबर आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।